जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय शरणार्थी वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। हम लोग सेंटेंस के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके थे। मतलब अगर आप इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके आप चेक करते हो तो देखोगे कि तीसरा या चौथा वीडियो जो भी हो, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच शायद दूसरी या तीसरे वीडियो में सेंटेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल था लेटर, दूसरा में था वर्ड, तीसरा में था सेंटेंस, तीसरे नंबर पे सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, तो तीसरा नंबर पे सेंटेंस बताया हुआ। आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का प्रकार है कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के, उसको ज़रा देखिए, सेंटेंस कितने प्रकार के। तो सेंटेंस को एक डायग्राम के थ्रू हम बताते हैं। सेंटेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर डायग्राम के थ्रू समझ लो तो। चलो ऐसे ही समझ लो। सेंटेंस जो है 5 तरह के हैं। पहला तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हो गया एजर्शन, मतलब एक कथन बतलाएगा। देखो, हिंदी के पीछे नहीं भागना है अब, कम से कम धीरे धीरे। आप इस चैनल को पकड़े हो या फिर शुरू से मेरे क्लास को देख रहे हो, अगर स्टार्टिंग से क्लास को फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम है कि हम इंग्लिश सिखाने के लिए आए हैं। इंग्लिश से आपके मन में जो डर है उसको डर भगाने के लिए आए। और जब तक आप हिंदी रट्टा मारते रहोगे, हिंदी हिंदी हिंदी, छोड़ दो यार इंग्लिश पढ़ना। अगर हर बात में हिंदी ढूंढ रहे हो तो एक काम करो, इंग्लिश को एकदम साइड रखो, फिर ट्रांसलेशन तुम बनाते रहो। हर बात पे हिंदी नहीं तो फिर आप साइड रखिए और हो सके किसी और का चैनल देखिए, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश सिखाने आए हैं। और जब तक हिंदी को थोड़ा सा साइड नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। असर्टिव सेंटेंस। और दूसरे नंबर पे आ जाता है, तो असर्टिव के बाद दूसरा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा नहीं कि हमको हिंदी लिखने नहीं आता या हम हिंदी नहीं जानते, हम तो तुमसे भी ज़्यादा हिंदी जानते हैं, तो और मगहिया जानते हैं यार अगर बोलना शुरू कर दे तो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस 5 तरह के हो गया। पहला असर्टिव। असर्टिव में भी अगर जिक्र करोगे तो असर्टिव में भी 2 तरह के सेंटेंस मिलेगा। असर्टिव में भी एक तरह के सेंटेंस नहीं, असर्टिव में अगर थोड़ा सा तोड़ दिया जाए तो पता चलेगा कि असर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह के था। असर्टिव सेंटेंस में एक कैटेगरी था अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस। एक तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो मिलेगा असर्टिव में वो दूसरा टाइप होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव 2 तरह के हो गया, एगो अफर्मेटिव और एगो नेगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ये भी 2 तरह के हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एगो तो सिंपली हो गया यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो हो गया वो हो गया WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले तो रफ वे में या कहो बहुत सही तरीके से आप जैसे भी चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार लीजिए या फिर वीडियो को रोक के उतार लीजिए। अब हम ज़रा एक एक करके थोड़ा डिटेल से इसको दिखाते हैं या बताते हैं इसके बारे में। जैसे कि पहले असर्टिव सेंटेंस की बात की जाए। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो हम शुरू से ही डेफिनेशन हिंदी में बोल रहे हैं तो अभी भी हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे। ऐसे इंग्लिश कह सकते हैं
कि द सेंटेंस which is used to show the statement is called, या which is used to express the statement is called assertive sentence। टेंशन नहीं लो, हम हिंदी में बोलेंगे, हम इंग्लिश उतना नहीं बोलेंगे। हम समझ रहे हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, तभी तो आप शुरू से यहाँ पे साफ साफ लिखल है प्ले लिस्ट में कि अब बिगिनर के लिए। तो चलो हिंदी लिखते हैं। वैसा सेंटेंस को हिंदी में मत लिखना, नहीं तो पता चले कि हिंदी जानते तो हो लेकिन इंग्लिश कभी जानना ही नहीं चाहते, तभी तो तुम वाक्य बोल रहे हो। आप इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन इंग्लिश जानना चाहते हैं, तो धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ मूव करोगे तभी नहीं। जैसे जो चीज़ नहीं जानते हो वो जानने का प्रयास करोगे तभी। जैसे कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलना नहीं जानता है तो क्या वो तब तक क्रिकेट नहीं खेलेगा जब तक क्रिकेट पूरी सीख नहीं जाए। अरे फील्ड में उतरेगा, धीरे धीरे फील्डिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, खेलते अब जन्म से तो कोई सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी तो हो नहीं सकता है, विराट कोहली। धीरे धीरे सबको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करेंगे। अब वो प्रैक्टिस करवे नहीं करे और कहे कि नहीं हम ये नहीं करना चाहते, हम जिस काम में उसी काम में रहेंगे। अरे तुमको उस काम से और इस काम में आना पड़ेगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को भी जाना पड़ा था क्रिकेट में, वो पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया, उसको ज़्यादा मन उधर लगा, तो उधर जाना पड़ेगा जिसको आपको मन लगता है। अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश पे फोकस कीजिए। वैसा सेंटेंस जो किसी कथन का बोध कराता हो, कथन का बोध कराता है या कराता हो, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस देखो, आपको पहचानने के लिए जब आप आसानी से पहचान सकें, असर्टिव सेंटेंस की पहचान जिसमें आपको हो सके, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, जिसमें आप पहचान सकें कि असर्टिव सेंटेंस होता कैसे है। तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, बाकी क्या होगा नहीं होगा आई डोंट केयर, पता नहीं क्या होगा सेंटेंस, लेकिन इतना तो कम से कम होगा, सब्जेक्ट और वर्ब इतना कम से कम होगा और स्ट्रक्चर यही होगा, तब असर्टिव सेंटेंस की पहचान होता है। जैसे असर्टिव में भी बोल रहे थे दो तरह के कैटेगरी है, एक वो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, और दूसरा हो गया नेगेटिव। तो जो अफर्मेशन वाला भाव व्यक्त कराता है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अफर्मेशन लिखा गया, जो अफर्मेशन वाला भाव व्यक्त कराता है, मतलब वैसा सेंटेंस जो अफर्मेशन का भाव व्यक्त करता है। धीरे धीरे व्यक्त को भी हम इंग्लिश में लिखेंगे, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर फिर कहेंगे अफर्मेशन मतलब क्या होता है। अफर्मेशन को हिंदी में अगर लिख भी दिए कि सकारात्मक, तो क्या समझ में आएगा जब तक हम बता नहीं देंगे कि सकारात्मक होता क्या है। तो अफर्मेशन का मतलब समझो, जैसे कि मान लो आई ईट, मैं खाता हूँ, तो आई हो गया सब्जेक्ट और ईट माने खाना। जैसे मान लो आई एम पुअर, तो आई हो गया सब्जेक्ट और एम हो गया वर्ब। कुछ भी हो सकता है, जैसे यू हैव गॉन, तो यू हो गया सब्जेक्ट और हैव वर्ब, भले ही एक जुलाई वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इस तरह से जो दो तीन को हम सेंटेंस बोले वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। सिंपल कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, तुम खेल रहे हो, कुत्ता भौंक रहा है, गाय दूध देती है, घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली दूध पी गई, आसमान नीला है, पानी ठंडा है, नदी में पानी बह रही है, फलाना ठिकाना, जो भी बोलते हैं वो सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि सभी सेंटेंसेस में एक फिक्स सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, भले ही एक्जुलरी वर्ब है लेकिन वही मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। तो सब्जेक्ट है और एक्जुलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, इसीलिए वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। और अगर उसी असर्टिव सेंटेंस में आप नॉट लगा देते हैं, जैसे ध्यान दीजिए,
वैसा सेंटेंस जो नेगेशन, नेगेशन मतलब नहीं बोलता है, नकारात्मक, जो नेगेशन का भाव व्यक्त करता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई ईट के बजाय हो जाएगा आई डू नॉट ईट। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, हम जब टेंस पढ़ाएंगे तो बता देंगे। आई ईट का मतलब होता है मैं, और ईट माने खाता हूँ। यह हो जाएगा मैं नहीं खाता हूँ। तो इसमें अंतर क्या है? ये सिंपल बोल रहा है मैं खाता हूँ, मतलब वो काम हम करते हैं, वो स्टेटमेंट, और ये मना कर रहा है। जैसे आई एम पुअर, मैं और हूँ मतलब ये माने हूँ, और पुअर मतलब गरीब, यानी मैं गरीब हूँ। यहाँ पे हो जाता आई एम नॉट पुअर। इसको ज़रा समझो, आई मतलब मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, और पुअर माने गरीब। क्योंकि अभी तो आप बिगनर ही हैं, तो इसी तरह से समझो, मैं हूँ नहीं गरीब, मतलब मैं गरीब नहीं हूँ। यू माने तुम, और जब भी ऐसे तो तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन हैव गॉन है, तो गॉन माने जाना, लेकिन यहाँ पे हैव V3 है और हैव लगल है, तो जा चुके हो जाता है, जा चुके, और हैव प्रेजेंट टेंस में जा चुके हो, वो भी समझाएंगे। यही चीज़ बात नेगेटिव में हो जाएगा, तो यू हैव नॉट गॉन मतलब तुम, और हैव गॉन माने जा चुके हो, लेकिन नहीं लगल है नॉट, तो नहीं जा चुके हो, तुम नहीं जा चुके हो। तो अगर नॉट लग गया है इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस, और अगर नहीं नॉट लगल है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव बिना नॉट वाला होता है, और नेगेटिव नॉट के साथ में होता है। दोनों के दोनों कौन सा सेंटेंस है? तो कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है। कहाँ लिखा असर्टिव सेंटेंस है? पहचान क्या असर्टिव सेंटेंस का? कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इतना होगा। अगर नॉट आप लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और बिना नॉट के लिखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस दो तरह के देखें, एगो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो उसको भी देख लिया जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव, जैसे इंट्रोगेट, इंट्रोगेटिव जो है ना वो बना है इंट्रोगेट से, और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेट का मतलब हो गया पूछताछ करना, मतलब कि वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है। अब प्रश्न में भी दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि प्रश्न में भी दो तरह से, एक हो गया यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, और एक हो गया WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव या कहो WH इंट्रोगेटिव। दोनों में अंतर क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव जो होता है ये वाला, ये जो देख रहे हैं, इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं। जब इसका जवाब हाँ या नहीं काफ़ी नहीं होगा, जैसे समझो हिंदी में बोलते हैं क्या
आप पढ़ते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका जवाब क्या दीजिएगा, और एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, इसका जवाब आप क्या दीजिएगा। देखो यहाँ तो अगर हम रहते हैं तो ये बोलते हैं आप क्या पढ़ते हैं, तो या तो हाँ बोलते हैं, हाँ हम पढ़ते, हाँ बस हाँ, खाली हाँ। क्या पढ़ते हैं तो हाँ, और अगर नहीं तो नहीं बोलते, तो या तो हाँ या तो नहीं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, हाँ, अरे यार आप क्या पढ़ते हैं, नहीं, ये दोनों जवाब नहीं चलेगा, आपको कुछ बताना पड़ेगा। आप क्या पढ़ते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम गणित पढ़ते हैं, हम भूगोल पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी, जो भी बोलो, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, तो बताना पड़ेगा आप क्या पढ़ते हैं। जैसे एक वो सेंटेंस कह दिया कि क्या आप अमीर हैं, हो सकता है कि हम गलत लिखे हों, और एक पूछ दिया गया कि आप क्यों अमीर हैं, दो, और दोनों प्रश्न ही पूछ रहा है। वहाँ पूछेगा कि आप अमीर हैं, तो हम तो बोलेंगे कि नहीं, बस। आप क्यों अमीर हैं, नहीं, अरे वो पूछ रहा है आप क्यों अमीर हैं, तो नहीं, गलत है, आप क्यों अमीर हैं, हाँ। ये दोनों जवाब से काम नहीं चलेगा, कुछ और बताइए, आप क्यों अमीर हैं, तो बोलेंगे कि हम इसलिए अमीर हैं क्योंकि मेरे पास इतना पैसा, उतना पैसा, ये है, बैंक बैलेंस, गाड़ी वाड़ी ताड़ी। तो इन सब कारण, मतलब जिसका जवाब, देखो यस नो इंट्रोगेटिव कैसा सेंटेंस होता है, तो वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका रिप्लाई या जवाब, अरे यार व्हाट्सअप वाला लिखे क्या तेजा भी, जिसका रिप्लाई सिर्फ यस या नो में आ जाए। देखो वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही लिखना, रिप्लाई में जवाब होता है, जिसका जवाब यस या नो में आ जाए। जबकि यहाँ क्या है, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई पूछेगा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो क्या बतलाओगे, डेफिनेशन भी तो उसको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो ये देख कर आप बता सकते हैं कि वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका रिप्लाई सिर्फ हाँ या ना में आ जाए, उसे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब इसमें क्या बोलेंगे, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब यानी रिप्लाई सिर्फ हाँ, मतलब सिर्फ यस और नो में देना काफ़ी नहीं होता है। आप सिर्फ हाँ या नहीं बोल देंगे तो उससे जवाब नहीं मिल जाएगा, उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो गया, एक वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में आता है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना काफ़ी नहीं होता है, उसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जरा तीसरे टाइप पर आते हैं, तो असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस का। तीसरा नंबर में इम्परेटिव सेंटेंस की बात की जाए। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है,
देखो, वैसा सेंटेंस जिससे आज्ञा और क्या होता है भाई, अनुरोध, और क्या होगा, सलाह, और क्या होगा, अनुमति, अनुमति का भाव व्यक्त किया जाता है, भाव व्यक्त किया जाता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें सबसे बड़ी बात जानते हो क्या आपको पता चलेगा इम्परेटिव में, कि सब्जेक्ट डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट किधर है, सब्जेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। मतलब सब्जेक्ट छिपा हुआ है लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा। जैसे हम बोले ना कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। असर्टिव में तो यही कहते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं पता चलता है, बिना सब्जेक्ट के ऐसे ही बोल देगा और साफ साफ नज़र आएगा कि ऑर्डर दे रहा है या अनुमति दे रहा है। जैसे हम तुमको ऑर्डर देते हैं, ए घर जाओ, तो बोल दिए जाओ, ए यहाँ आओ, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, ये सब ऑर्डर हो गया। कभी कभी हम लोग अनुमति भी मांगते हैं, कृपया अच्छा आज्ञा मांगते हैं, जो भी रहे अनुमति आज्ञा, कृपया मेरी मदद करें। यहाँ तो हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो है वैसा ही कुछ, ऑर्डर नहीं दे रहे लेकिन अनुमति मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। कभी कभी सलाह देते हैं कि समय पर दवा लो, समय पर दवा लो, प्रतिदिन व्यायाम करो, ये सब चीज़ें। कभी ये भी कहते हैं कि मुझे घर जाने दो। ये सब सेंटेंस में देखोगे ना, जब सेंटेंस कभी भी पढ़ोगे, हम ट्रांसलेशन वाला भी एक सेक्शन लाएंगे अलग से, हम एक अलग से ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे, जो कि अगर आप देख लेते हो तो आपका स्पोकन सेक्शन या बोलने वाला जो है प्रॉब्लम वो भी दूर हो जाएगा। एक अलग से वो भी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी ग्रामर पे फोकस करते हैं। वहाँ जाओ, इसको कहा जाता है गो और देयर। अब ऐसे सिचुएशन में तुमको सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा, आई, वी, यू, ही, सी वहाँ पे छिपा हुआ है, फिर भी पता नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ आओ, तो आओ के बोलते हैं कम, और यहाँ के हेयर। जैसे एक गिलास पानी लाओ, तो हम लोग कहते हैं ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, और एक गिलास पानी, एक गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। जैसे कृपया मेरी मदद करें, तो कृपया के हो गया प्लीज़, और मदद करना के हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी। समय पर दवा लो, तो टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, और समय पर है तो इन टाइम, इन टाइम मतलब समय के अंदर, ऑन मतलब एकदम समय पर, तो ऑन कर दो। मुझे घर जाने दो, तो ऐसा का सिचुएशन में होता लेट मी गो होम। तो ये अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, हम जब ट्रांसलेशन वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो खास करके ग्रामर के लिए नहीं स्पोकन के लिए रहेगा, तो वहाँ पे हम समझाएंगे स्पोकन सेक्शन में। लेकिन अभी तो हम ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस जो आप देखें वो इम्परेटिव था। इसमें क्या पता चलता था, तो हिंदी कम समझ में आएगा आप लोग को, भले आप लोग कहते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आए। जहाँ ऑर्डर पता चले, जहाँ रिक्वेस्ट पता चले, जहाँ लगे कि कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, जहाँ लगे कि कोई किसी को अलाउ कर रहा है, जैसे कहते हैं ना कि ठीक है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, तो एक तरह से अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर भाव, मतलब इन सब का अगर भाव व्यक्त होता है, तो हम लोग कहेंगे कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल जब हम अगले बार आएंगे तो उसमें और डिटेल से बताएंगे। फिलहाल तो कुछ रहा नहीं बताने लायक।
अब तो आपको एग्जांपल देंगे हम, एग्जांपल से पता चलेगा कि कैसे पता करें कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट, आँख में क्या पड़ गया यार, अगली बारी है चौथा नंबर में ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी बिंदी तो आप ढूंढ लीजिएगा। इसमें कहते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें साप या कहो श्राप, आशीर्वाद या प्रार्थना या इच्छा वाली भावना व्यक्त होती है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें आपको पता चलेगा कि श्राप दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, या प्रार्थना वाले भाव व्यक्त कर रहा है, या इच्छा कर रहा है, ऐसा कुछ, तो वो हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये पता कैसे चलेगा? तो आप लोग को इंग्लिश में भले नहीं पता चले, लेकिन हिंदी में आप लोग को मालूम है। जैसे हिंदी में आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में भले थोड़ा सा दिक्कत हो। जैसे कि हिंदी में जानते हैं आप लोग, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी मदद करे। अभी कहाँ से आपको लग रहा है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है? इस साफ झलक रहा है भगवान आपकी मदद करे, मतलब या तो आशीर्वाद के तौर पे दे रहे हैं, या तो ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसको कह सकते हैं कि मे गॉड, इस तरह से आशीर्वाद ही दे रहे हैं, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। और जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे। अब वो क्या होता है वो भी हम समझाएंगे जब पंक्चुएशन बताएंगे तब, कि वो है क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ये तो हो गया मान के चलो कि आशीर्वाद, कभी कभी श्राप दे देते हैं कि तुम जल्दी मर जाओ, भगवान करे वो मर जाए। भगवान करे ये नहीं वो बोलते हैं, लेकिन समझाने के लिए भगवान करे कि तू मर जो, तू मर जा, या तू मर जा, बोलते हैं ना, हे भगवान, भगवान करे तू मर जो, भगवान करे तू मरिए जो, एकदम मरिए जेबे कर, एकदम तोरा बचे से कोई फायदा ना, मरिए जो, एकदम मर जो, तू कुछ नहीं करे वाला, मर जो। तो श्राप दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मे यू डाई। यहाँ पे एक तरह का हम श्राप दे रहे हैं उसको, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिससे कभी कभी होता है कि जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, लंबे समय तक जीते रहो, भगवान करे तो लंबे समय तक जीते रहो। तो वैसे सिचुएशन में बोलते हैं मे गॉड या मे यू लाइफ लॉन्ग या लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। पता किसे चलता है भाई? तो नॉर्मली पता करने के लिए नॉर्मली या जनरली, क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए। जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस, जनरली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा जो बोल दिए वो रामबाण है, पत्थर की लकीर है, कोई काट नहीं सकता है, ऐसा बात हम नहीं कर रहे। जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस MAY मे से स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, पर खत्म होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जनरली पहचान है कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, मे से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे।
तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। अगर कहीं सेंटेंस दे दिए तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसका पहचान कैसे होगा? तो सेंटेंस स्टार्ट तो हो जाएगा मे से, लेकिन ख़त्म होगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। क्योंकि बहुत सारा सेंटेंस देखते हैं, मे आई कम इन सर, तो मे से स्टार्ट हुआ, तो क्या वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया? नहीं नहीं, मे से स्टार्ट हुआ लेकिन फुल स्टॉप पे ख़त्म नहीं हुआ। नहीं सॉरी, मे से स्टार्ट हुआ लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन जैसे देखो देखो देखो, ज़्यादा भूखने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे आप लोग कह सकते हैं मे आई कम इन सर, क्या ये वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस है? एकदम नहीं। क्यों? स्टार्ट में से हुआ लेकिन ख़त्म कहाँ पे हुआ? क्वेश्चन मार्क पे, तो नहीं होगा। कभी कभी ऐसे होता है हुर्रे, ख़त्म होता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। ये तो ख़त्म हुआ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे सर, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे ख़त्म तो हुआ लेकिन स्टार्टिंग में से नहीं हुआ। इसके अंतिम में खराबी था और इसके शुरू में खराबी है। तो समझ रहे हो कि ऑब्जेक्टिव का पहचान ऐसे होता है कि स्टार्ट होना चाहिए मे से और ख़त्म होना चाहिए कहाँ पे? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। सिर्फ मे से स्टार्ट होने से कुछ नहीं होता है, या सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से ख़त्म होने से कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में से और ख़त्म साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे, दोनों अगर फॉलो करता है, दोनों को फुलफ़िल करता है, तभी हम बोलेंगे कि वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब ऑब्जेक्टिव के बाद थोड़ा लास्ट सेंटेंस आता है एक्सक्लामेटरी, इसको भी देख लिया। पांचवा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम पहले भी कभी पढ़ाए थे। जैसे डायरेक्ट जो अकस्मात निकलता है, आप इंटरजेक्शन पढ़े होंगे, अगर इंटरजेक्शन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा इंटरजेक्शन क्या था। तो इंटरजेक्शन एक तरह का वर्ड था, वैसा शब्द जिसके द्वारा हम अकस्मात सुख, अकस्मात दुख, अकस्मात आश्चर्य, अकस्मात मतलब क्या, एकदम तुरंत निकल जाए मन से, एकदम देखे और फटाक दबर। जैसे कि मान लो किसी को ऐसे मुझावर देखे, एकदम नीचे देखे, तो हम संभल के बोलेंगे, यहाँ पे संभल के बात करेंगे। लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं, या मान लो पढ़ते पढ़ते में एकाएक गिर गया, कोई देख लिया, तुरंत बोले हे गिर गया, तो ये इंटरजेक्शन है। एकाएक जो निकल गया, सोच समझ के नहीं बोले। लेकिन अगर मुड़ी नीचे है तो बोले या नहीं बोले सोच समझ के बोलोगे। हम पढ़ा रहे हैं तो कोई सोच समझ के बोलेगा। मान लीजिए कि अगर कोई मैच जीत गया तो बिना सोचे समझे खुशी को जाहिर करने के लिए हुर्रे हुर्रे कर देता है। अगर कोई गिर गया तो भी हुर्रे हुर्रे कर देता है। और अगर किसी को चोट लग गया, मान लो किसी को कोई मार दिया, तो एकाएक निकलता है हे राम, अरे ओहो मार दिया, मतलब पढ़ा रहा था पढ़ते, मान लो कि कोई पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते पीछे से एक धमक्का कोई दे दिया। जैसे देगा ना, मतलब पढ़ रहा था पीछे से एक धमक्का मार दिया, मारे के बाद वो पहले मार दिया, वो पहले देखेगा क्या मारा, ओहो मार दिया, ऐसे करेगा। गजब है यार। जैसी बदलेगा ना वैसे ओह के मार दिया। तो ये एक्सक्लामेशन है। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, तुम ही पढ़ रहे हो, अब बिरहनी आके काट ले, तो बिरहनिया काटेगा ना, तो जैसी बिरहनी काटेगा वैसे तुम क्या करोगे, पहले देखोगे, बिरहनी काट ले, अरे काटते के साथ तुरंत रगड़ोगे, तुरंत बोले रे बिरहनी काट ले। तो जो एकाएक निकल गया ना, वो एक्सक्लामेशन है। और एक्सक्लामेशन अगर वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है तो इंटरजेक्शन, और अगर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो फिर ये वाला सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में आया? जो एकाएक निकले, बिना सोचे समझे निकले, और जो संभल के निकलेगा वो फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं रहेगा। जो डायरेक्ट निकल जाता है, आप सोचे भी नहीं और आपके मुंह से निकल गया देखते के साथ, तो कह सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जो आकस्मिक या अकस्मात, जो आकस्मिक सुख, देखो थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा लिखने में तो उतना भर काम चला लीजिएगा, सुख दुख
आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, प्रशंसा कैसे लिखा था, प्रशंसा, प्रशंसा के भावनाओं को व्यक्त करता है या भावना को व्यक्त करने का काम करता है, व्यक्त करने का काम करता है, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी का स्पेलिंग MA होता है, हम गलती लिखते हैं। एक्सक्लामेटरी एजा O होता है, एक्सक्लामेटरी एजा देखो MA है, एजा O है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना कि इंटरजेक्शन में वर्ड था, यहाँ पे सेंटेंस है, जैसे कि अलास, अलास, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा, अलास माई कैट इज़ डाइड, माई डॉग इज़ डाइड, माई डॉग इज़ डाइड। इसका मतलब ये हो गया, हाय रे हमारा कुत्ता मर गया, हाय रे मेरा कुत्ता मर गया, ये हो गया। जैसे ये हो गया कि दुख को व्यक्त किया। एक हो गया व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया क्या सुंदर नज़ारा है, एकदम देखते के साथ जैसे देखे एकदम पूरा हरा भरा, क्या सुंदर नज़ारा, ठीक है, क्या बात है। जैसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि कहीं गए तो रात है, मान लो रात के समय में, तो बोल देते हैं हाउ डार्क, हाउ डार्क द नाइट इट इज़। ये आपको लिखना नहीं है, ऐसा नहीं कि लिखना है, बस समझना है। कितना अंधेरा रात है रे, आज तो अंधेरिया रात है, आज कुछ दिखाई नहीं देता है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अब ज़रा इसकी भी बात कर ली जाए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के, तो इसमें जनरली आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखेगा बस। तो अभी अभी आप बोले थे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखेगा एगो, और उसमें बोले थे कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हमेशा अंतिम में रहेगा। याद करो, अभी अभी तुरंत बताएं, उसमें कहे थे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हमेशा अंतिम में रहेगा और शुरू में रहेगा। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में कहीं भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखना चाहिए, बस वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब ज़रा सेंटेंसेस को पहचानने के लिए बता दे, या देखते हैं कि उसको अलग से बता दे क्या। बहुत लंबा क्लास हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब इसका पहचान हम कल करवा देंगे, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर समझ में आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज इतना देर तक क्लास को देखते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।